Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dream. Hi, this is Abhishek Tiwari and I'm here again with a new video of academic series from the chapter 4 of class 7th, History, the Mughal Empire. And with this video, I'm going to discuss the question answer related to this chapter. In the previous chapter, in the previous video, we have taught about Mughal Empire. Mughal Empire के बारे में हमने पिछले दो वीडियो में पढ़ चुके हैं. अब उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर के साथ हम यहाँ डिस्कस करेंगे. इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं गुजारिश करूँगा आप सबसे कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर चैनल. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन: विच बैटल वॉज फॉट इन द ईयर 1556 CE? 1556 में कौन सा बैटल हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रोमिनेंट हुआ था. इंडिया की हिस्ट्री में एक नए एम्पायर का उदय हुआ था. इससे वी कैन से आप इसका आंसर ट्राई करें, कमेंट सेक्शन में आंसर दें बिना आंसर देखे. तो मैंने बताया था 1556 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गया था और बाबर दैट मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ था. The second battle of Panipat was fought in the year 1556. Fine. Next question. Where do we see the tomb of शेर शाह सूरी? शेर शाह सूरी, ये मैंने आपको जब मैं पढ़ा रहा था हिस्ट्री, इसके पहले के दो वीडियोस, उसमें मैंने बताया था कि मेरा पर्सनल, अगर कोई पूछता है कि पर्सनल आपका फेवरेट ऐसा कौन सा शासक था इन होल हिस्ट्री पार्ट, तो मेरा एक नाम आता है शेर शाह सूरी. तो साहब जब हम पढ़ते हैं शेर शाह सूरी के बारे में तो आपको समझ में आएगा अकबर ने जो काम 50 साल में किए थे वही काम करने में शेर शाह सूरी को महज 5 साल लगे थे. मतलब 5 साल में उनका जो स्थापत्य था, मतलब इट वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, इट वॉज प्रोमिनेंट, एक्सट्रीमली वेल डिजाइंड. स्ट्रक्चर जो उनका था वो बहुत शानदार था. कहा जाता है इनके समय पे एक बुजुर्ग महिला 80 साल की करीबन बुजुर्ग महिला रात में अर्धरात्रि का मतलब होता है 12 बजे के बाद, अर्धरात्रि सोने से भरा हुआ कटोरा या टोकना लेकर सड़क में बेखौफ निकल जाती थी. मतलब समझ रहे इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है 80 साल की बुजुर्ग महिला जो खुद की हिफाजत नहीं कर सकती, वो लेडी अपने सर पे एक टोकना भरा है, उस टोकने में क्या है? सोना चांदी जेवरात वो भरे हुए हैं और एक जगह से दूसरी जगह बेखौफ जा रही है. इसका मतलब यह है कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वहाँ की पुलिस व्यवस्था कितनी अच्छी होगी, कितनी परिपक्व होगी कि हर इंसान वहाँ पे फ्री था टू मूव हियर एंड देयर. वहाँ पे इतने कम क्राइम थे. कम क्राइम क्या, क्राइम थे ही नहीं. और जब हम बात करते हैं आज की सदी की, आज के समय की बात करते हैं, इन दिस मॉडर्न एरा, आज भी हम डरते हैं कि हमारे जेब में अगर 1 लाख रुपये रखें तो हम ये सोच के डरते हैं कोई हमारे जेब से पॉकेट ना मार दे. सोचें. तो शेर शाह सूरी का टोम कहाँ बना होगा? जहाँ के वो थे तो वो कहाँ के थे? बिहार के सासाराम. शेर शाह सूरी वॉज बरीड एट सासाराम इन बिहार. सासाराम इनकी पुश्तैनी एम्पायर था, पुश्तैनी जागीर थी जो इनके पिताजी को मिली थी, पिताजी के बाद इनके पुत्र को मिल गई थी. वहीं पे इनका समाधि बनाई गई है. हु कंस्ट्रक्टेड द ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम बंगाल टू मुल्तान? ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको GT रोड भी कहते हैं, ठीक है. तो GT रोड जो है इंडिया की NH1 जो है दैट इज़ ऑल्सो वो GT रोड से होते हुए जाता है. तो आप हमेशा याद रखें जो GT रोड है वो उस समय बनाई गई थी. किस समय? 1542-43 के समय. किसके द्वारा? यही द शेर शाह सूरी. शेर शाह सूरी कंस्ट्रक्टेड द ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम बंगाल टू मुल्तान. मुल्तान प्रेजेंट पाकिस्तान में आता है. फाइन. अब अमृतसर तक है ये रोड. वाई डिड मुगल एम्परर हुमायूं फ्ली फ्रॉम दिल्ली इन 1540? 1540 में क्यों हुमायूं भाग गया था? शेर शाह सूरी के कारण. हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी इन द बैटल ऑफ कन्नौज, बिलग्राम भी कहते हैं, इन 1540 CE. सो ही फ्ली फ्रॉम दिल्ली. अपनी जान बचाकर वो भाग चुके थे. और 1540 से 1545 तक का जो सेशन है, पीरियड है, वो शेर शाह सूरी का समय काल था. Describe the condition of the society at the time of औरंगजेब रूल. आपको कंडीशन बतानी है सोसाइटी की, कब? जब औरंगजेब रूल करता था.
So, Aurangzeb was a cruel ruler who wanted to impose Sharia law of Islam in his entire empire. जो इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन्हें शरिया कहा जाता है, फाइन। तो वो चाहता था कि उनके पूरे किंगडम में जहाँ तक उनका रूल है, जहाँ तक उनका स्थापत्य है, जहाँ तक उनका एम्परर चलता है, उस पूरे एम्परर में शरिया के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हों। मतलब उनको कोई मतलब नहीं था कि यहाँ किस कास्ट के लोग रहते हैं, ऑल हैव टू फॉलो द सेम रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज़ गिवन इन इस्लामिक रूल, दैट इज़ इन शरिया। ही रीइम्पोज जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, इन्होंने फिर से जजिया टैक्स चालू कर दिया था नॉन मुस्लिम्स पे, मतलब जो मुस्लिम्स नहीं उनको जजिया कर देना है। हिज पॉलिसीज वर नॉट वेलकम्ड बाय मैनी नॉन मुस्लिम एंड अदर रूलर, इनकी जो पॉलिसीज़ थी, एंड अब मैंने आपको बताया था कि जो मुग़ल का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था वो इनकी क्रूअल पॉलिसीज़ के कारण ही था, स्पेशली द रिलीजियस पॉलिसीज़, फाइन। ये पॉलिसीज़ कई लोगों को पसंद नहीं थी जो नॉन मुस्लिम थे, एंड अदर रूलर्स टू डोंट लाइक दिस पॉलिसीज़। द इंडियन सोसाइटी ही वॉज नॉट रेडी टू embrace the true nature of the Indian society. His atrocity reached its zenith during his nation. उनकी जो एक क्रूरता थी, उनकी जो एक सिंगल थिंकिंग पॉलिसी थी, जो रूढ़ी पॉलिसी थी बेसिकली, वो बिल्कुल आप बोल सकते हो चरम तक पहुंच गई थी इनके रीजन में जब इनका टाइम चल रहा था। What were the remarkable achievement in art and architecture during the reign of Mughal emperor? शाहजहां के टाइम पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्या वो था, चरम क्या था, कितनी अचीवमेंट उन्होंने की थी। ही वॉज अ पैट्रोनेट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बेसिकली वो आर्ट और आर्किटेक्चर को बहुत पसंद करते थे, वो खुद भी अच्छे कलाकार थे, अच्छे पेंटर थे। ही बिल्ट मैनी गार्डन्स, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ वर्शिप ड्यूरिंग हिज डिज़ाइन, उन्होंने कई सारे गार्डन्स बनवाए, कई सारे मॉन्यूमेंट और प्लेसेस बनवाई जहाँ पूजा करते थे धर्म की, और इनके डिज़ाइन के समय ही गेव पैट्रोनेज टू नंबर ऑफ आर्टिस्ट एंड स्कल्पचर फॉर प्रमोटिंग देयर वर्क, उन्होंने कई सारे आर्टिशंस को, कई सारे स्कल्पचर्स को पनाह दी थी और बोला था कि बनाएं स्थापत्य को अपने। ही ऑल्सो कंसोलिडेटेड द एम्पायर थ्रू हिज विजन टू प्रमोट मैनी फॉर्म्स ऑफ आर्ट। हिज पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। डू रिमेंबर दिस थिंग, इंडियन हिस्ट्री में जब हम बात करते हैं कि गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर किसके समय काल को बोलते हैं, किसके, आप हमेशा याद रखें, द एम्पायर शाहजहां। गेटिंग, शाहजहां इज अ रूलर और एन एम्परर जो मुगल डायनेस्टी में था, जिसके समय काल को कहा जाता था गोल्डन पीरियड, स्वर्ण काल। किस चीज़ के लिए? आर्किटेक्चर के लिए, स्थापत्य के लिए। हाउ डिड नूरजहां become an important political figure during the reign of Mughal Emperor जहांगीर। जहांगीर के समय में कैसे एक important political figure बन गया था नूरजहां के नाम से। नूरजहां जिनका एक और नाम था मेहरुनिसा, फाइन। नूरजहां was the wife of Mughal Emperor जहांगीर, जहांगीर की पत्नी थी। Due to prolonged illness of her husband Jahangir, the responsibilities of the empire shifted to her shoulder। जो इनकी बहुत लंबी बीमारी चलती थी जहांगीर की, उसके कारण एम्पायर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती थी वो किसके कंधों पे आ गई थी? उनकी वाइफ नूरजहां के। शी ब्रॉट न्यू रिफॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ हर लॉयल मनसबदार्स। उन्होंने कई सारे नए रिफॉर्म्स किए अपने मनसबदार, जो उनके बहुत खास या वफादार लोग थे उनके द्वारा, उनके साथ मिलके। शी मेंटेन्ड द डिग्निटी ऑफ अ रॉयल कोर्ट। She suppressed rebel and suspected revolt through her visionary policies। उन्होंने अपने जो अपोजिशन के लोग थे उनको दबाया, और जो जो रिवॉल्ट हो सकते थे वो अपने विजन और अपनी पॉलिसीज के थ्रू सबको रोक के रखा। What were the main administrative reform of Mughal Emperor अकबर? अकबर ने ऐसे कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे जो बहुत खास थे? अकबर carried out similar reform like that of Sher Shah in his empire throughout his reign. He maintained cordial relations with the Rajputs. Basically what? Akbar carried out similar reforms like that of Sher Shah Suri. What I have already told कि शेर शाह सूरी ने जो काम 5 साल में किए थे वही सारे काम अकबर को 50 साल में करने लगे। क्यों? क्योंकि शेर शाह सूरी एक पढ़ा लिखा इंसान था, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन था। इंटेलेक्चुअल पर्सन अकबर भी थे, लेकिन अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, समझ रहे हैं? और अकबर ने जितनी भी पॉलिसी शेर शाह सूरी ने अपने एम्पायर में रिजाइन में की थी, वो सारी चीज़ें हमने देखी कि
जो शेरशाह ने की थी वही सारी चीज़ें अकबर ने उनको फॉलो की। इन्होंने एक और चीज़ की कि इन्होंने क्या किया, राजपूत के साथ अपने अच्छे रिलेशन बनाने के साथ शादियां करनी स्टार्ट की। ही curtailed religious taxes on नॉन मुस्लिम्स पे जो टैक्सेस लगते थे, जजिया, जिसको हमने देखा औरंगजेब ने फिर से स्टार्ट कर दिए, वो इन्होंने बंद कर दिए थे। ही इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम टू रेगुलेट हिज आर्मी एंड कमांडर। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब मैंने फर्स्ट ही लेक्चर में मैंने बताया था आपको इस चैप्टर के कि मनसबदार होते क्या हैं और जहाँ जागीरदार क्या होते हैं। फाइन, तो मनसबदारी सिस्टम चालू करने का काम किसने किया था? अकबर साहब ने किया था। He introduced a new religion called दिन-ए-इलाही। सबसे इंपॉर्टेंट है, हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम 2-3 के नाम में ही लगाते हैं, द ग्रेट अकबर, द ग्रेट अशोका। और आप द ग्रेट अशोका और द ग्रेट अकबर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी चीज़ पता चलेगी कि इन लोगों के आगे द ग्रेट लगा क्यों। देखें, इन लोग की पॉलिसीज जो थी, इनका जो रिजाइम या एम्परर बढ़ाने का काम था, वो कई सारे और एम्परर ने भी किया है, लेकिन उनके आगे कभी भी द ग्रेट नहीं लगता। कहीं ना कहीं इनकी जो रिलीजियस पॉलिसीज थी दोनों की, ये इनको द ग्रेट बनाती हैं, महान बनाती हैं। एक अलग धर्म इनने स्थापना की थी। जैसे हम अशोक का पढ़ते हैं तो अशोक के धम्म आए थे, ऑल्दो देवर फुल्ली, मतलब पूरे के पूरे जो उनकी रिलीजियस पॉलिसीज थी, धम्म में जो रिलीजियस पॉलिसी, वो सारी ली गई थी किससे? बौद्ध धर्म से। लेकिन था तो वो अलग धर्म, उन्होंने एक नए धर्म के साथ उसका नाम किया, अनावरण किया। वैसे ही जब हम पढ़ते हैं अकबर के बारे में तो बहुत सारे धर्म थे, उस धर्म के बाद उन्होंने एक धर्म और लेकर आए जो उनके नाम पे लिखा गया। वो धर्म था दीन-ए-इलाही, जहाँ पे मैंने बताया था इनको कोई मतलब नहीं था जात पात इन सब चीज़ों से। और पहला हिंदू रूलर जिसने इस धर्म को अपनाया था उसका नाम क्या था? बीरबल, जो इनके कोर्ट में नवरत्नों में से एक थे, जो सबसे बुद्धिमान व्यक्तित्व में से एक आते हैं, मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं। डू रिमेंबर हिज नेम। एकमात्र हिंदू या सबसे पहला हिंदू जिसने इसको फॉलो किया था वो कौन था? बीरबल। चलो, दीन-ए-इलाही क्या है? इनकी रिलीजियस एक धर्म था जो उन्होंने चालू किया था। सो डिस्क्राइब द मेन रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय शेरशाह सूरी। अभी हमने अकबर के देखे, अब हम देखते हैं शेरशाह सूरी साहब ने क्या रिफॉर्म्स किए थे। ही इंट्रोड्यूस न्यू कॉइन्स ऑफ कॉपर एंड सिल्वर, नेमली जीतल एंड रुपया। रुपया जो था और जीतल जो था सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था शेरशाह सूरी साहब ने। और ये कॉइन कॉपर के और सिल्वर के बनते थे। जो कॉपर के बनते थे उनको जीतल कहते थे, जो सिल्वर के बनते थे उनको रुपया कहते थे। यहाँ पे एक रिस्पेक्टिवली वर्ड भी ऐड कर लेना। ही ब्रॉट लैंड अंडर टैक्सेशन बेस्ड ऑन इट्स फर्टिलिटी। उन्होंने जो टैक्स लगाया था ज़मीन पे, वो उसकी फर्टिलिटी पे लगाया था। मतलब उसमें क्रॉप आप क्या ग्रो कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन उस क्रॉप, उस लैंड की फर्टिलिटी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा क्रॉप होगा, और जितना अच्छा क्रॉप होगा उतना ज़्यादा दाम में बेचेगा, और जितने ज़्यादा दाम में बेचेंगे उतना ज़्यादा हम उससे टैक्स कलेक्ट करेंगे। गेटिंग व्हाट दे थिंक, व्हाट दे थॉट। और सेम चीज़ आप देखेंगे किसने किया था? टोडरमल साहब ने किया था। और सेम चीज़ आप देखेंगे अकबर के रीजन में ही फॉलो हुई थी, टोडरमल साहब ने लेकर आए थे। ही बिल्ट द ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम बंगाल टू मुल्तान फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स इन हिज आर्मी and his army. He erected coast minar after regular interval of distance of one coast to maintain flow of information about activities of his enemies. He was successful in carrying out important land and economic reforms. Getting? Which monument was erected by Mughal Emperor Akbar after the victory of Gujarat? गुजरात के बाद कौन सा एक नया मॉन्यूमेंट बनाया था, इरेक्ट खड़ा किया गया था, स्तंभ बनाया गया था अकबर के द्वारा? तो हमेशा याद रख लें, बुलंद दरवाज़ा वॉज इरेक्टेड बाय मुगल एम्परर अकबर आफ्टर द विक्ट्री ऑफ गुजरात। गुजरात जीतने के पश्चात बुलंद दरवाज़ा नामक एक मॉन्यूमेंट बनवाया था अकबर ने, हमेशा याद रखना। Which city was built by मुगल एम्परर अकबर नियर आगरा? आगरा के पास मुगल एम्परर ने कौन सी नगरी बनवाई थी? सबको पता होना चाहिए, फतेहपुर सीकरी वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्परर अकबर नियर आगरा। आगरा के पास इन्होंने फतेहपुर सीकरी, जहाँ जिसको इन्होंने कैपिटल रीजन भी घोषित कर दिया था। What was the real name of मुगल एम्परर जहांगीर? जहांगीर का असली नाम क्या था? सलीम था। एक अकबर नाम का एक टीवी सीरीज भी आता था, टीवी सीरियल आता था, उसमें देखा होगा, वो सलीम बोला करते थे। ठीक है, सलीम वॉज द रियल नेम ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। When did the first battle of पानीपत fought? पहला पानीपत का जो युद्ध हुआ था
कब लड़ा गया था? द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन द ईयर 1526। पहला क्वेश्चन ही हमने पढ़ा था 1526 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी वंश का आखिरी शासक, उसे हराया गया था किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। बाबर जिसे कहा जाता है भारत में मुगल वंश की स्थापना करने वाला इंसान। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया? बाबर। और जहरुद्दीन बाबर, द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। So these were some questions related to this chapter. I hope सारे क्वेश्चंस आपको आंसर के साथ समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इस चैप्टर से, इतने क्वेश्चन से, या इनके अलावा कोई और आपके जहन में क्वेश्चन है, तो आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं या मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। टिल देन रिवाइज इट एंड बी यू। थैंक यू।